सबसे पहले हम लोग प्रकाशिकी के बारे में जानेंगे। प्रकाशिकी क्या है? तब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश का अध्ययन किया जाता है प्रकाशिकी कहलाता है। वह शाखा कहिए, वह अध्याय कहिए जिसके अंतर्गत प्रकाश का अध्ययन किया जाता है प्रकाशिकी कहलाता है। अब प्रकाशिकी जब हम लोग चैप्टर पढ़ने आए हैं तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लाइट। तो प्रकाश के बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश को हम लोग ऊर्जा के रूप में देखेंगे। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। हम आपको बताए थे जब साइंस पढ़ाने के लिए शुरुआती दौर में आए थे तो शुरू में ही शायद पहला या दूसरा क्लास में आपको बताए थे कि दुनिया में दो ही चीज़ है, ये है, एक है पदार्थ और दूसरा होता है ऊर्जा। एक में पदार्थ बताए थे और दो में ऊर्जा बताए थे। दुनिया में मात्र दो ही चीज़ है, पहला पदार्थ और दूसरा ऊर्जा। अब आपसे पूछा गया कि प्रकाश क्या है, पदार्थ है या ऊर्जा है? प्रकाश ऊर्जा है। आप कैसे पहचानते हैं? ऊर्जा का डिफिनेशन क्या है, पदार्थ का डिफिनेशन क्या है? कैसे पहचानते हैं कि कौन पदार्थ है और कौन ऊर्जा है? जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं, वो सब क्या कहलाएगी? पदार्थ। और जिसको देख नहीं सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और छू नहीं सकते हैं, उस सब क्या है? ऊर्जा है। तब बताइए हवा क्या है? हवा एक प्रकार की क्या है? कैसे कह सकते हैं कि हवा ऊर्जा है? फंस रहे हैं अपने बातें से, अपने फंस रहे हैं सब लोग। कैसे कह सकते हैं शमशेर जी बताइए? हवा कह रहा है कि ऊर्जा है क्योंकि हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसलिए वह ऊर्जा है। हम प्रकाश सही बात है कि प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। हवा क्या है? पदार्थ है कि ऊर्जा है? हम आपको बताए थे कि जिसे न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, महसूस करते हैं, और एक कंडीशन आप लोग छोड़ दिए थे कि वह स्थान भी घेरता है, और स्थान घेरने के साथ साथ जिसमें द्रव्यमान होता है वह पदार्थ है, जिसमें द्रव्यमान नहीं होता है वह ऊर्जा होगा। और देखने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसे हम देख सकते हैं और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसे हम नहीं देख सकते। नहीं देख सकते हैं वह भी पदार्थ है, देख सकते हैं वह भी पदार्थ है। केवल महसूस करना ऊर्जा होगी। ऊर्जा को केवल हम लोग महसूस करेंगे, और देखने और न देखने की बात पदार्थ में होगी। पदार्थ को हम देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं। ऊर्जा को कभी देख नहीं सकते, ऊर्जा को केवल महसूस कर सकते हैं। हवा पदार्थ है न कि ऊर्जा है, क्योंकि हवा को किसी गुब्बारा में भरा जाए तो वह स्थान छेकेगी और उसके बाद जब हम उसे वेट करें तो उसमें कुछ भार होगा, द्रव्यमान होगा, उसमें होगा कि नहीं? तो इसलिए हवा जो है वो पदार्थ होगा न कि ऊर्जा होगा। अब ऊर्जा में आइए कि ऊर्जा के लिए परिभाषा बताए थे कि केवल हम लोग महसूस कर सकते हैं, ऊर्जा को देख नहीं सकते हैं और इसमें द्रव्यमान नहीं होता। इतना कंसेप्ट याद रखेंगे। ऊर्जा को नहीं देख सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, केवल महसूस किया जाएगा और इसमें द्रव्यमान नहीं होता है, यह स्थान नहीं छेकती है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। बंद रूम में खूब हवा मारा जाए, जितना रूम का आयतन होगा ना उतना ही हवा उसमें एडजस्ट हो पाएगा, उससे ज़्यादा हवा उसमें नहीं हो पाएगा। आप एक बहुत बड़ा ट्रक का ट्यूब ले लीजिए, उसमें हवा भरिए, जितना उसकी क्षमता है ना हवा को रखने का, उसके आयतन के अनुकूल उसमें हवा जाएगा। उसके बाद जब हवा को सहने लायक उसमें जगह नहीं रहेगा, वह ट्यूब फट जाएगा, आवाज़ कर जाएगा। लेकिन उस ट्यूब में कितना भी प्रकाश आप भर दीजिए उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला।
एक बंद रूम में एक नहीं 10 हाइलोजन जला दीजिए। ऐसा नहीं कि प्रकाश जगह छेकता है, एक हाइलोजन से पूरा लाइट हो गया था, दूसरा हाइलोजन जला देंगे तब प्रकाश बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कहाँ रखेंगे, रूम भर जाएगा तुरंत। 100 हाइलोजन जला देंगे तब भी प्रकाश रूम के अंदर रहेगा। 1000 लगा दीजिए, वह जगह छेकता नहीं है, उसमें कोई भार नहीं होता है, केवल महसूस किया जाता है कि प्रकाश है। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। अब नहीं ना कहेंगे प्रकाश पदार्थ है कि ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है। हाँ, हवा क्या होगी, क्या स्थान छेकती है, उसमें द्रव्यमान होता है। समझ में आया? अब सुनिए, तो प्रकाशिकी में जब हम लोग आए पढ़ने के लिए प्रकाश, तो प्रकाश के बारे में अभी हम लोग देखिए एक लाइन में कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। बहुत अच्छा बात बताया कि प्रकाश एक प्रकार की माध्यम है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। बहुत अच्छा परिभाषा है, प्रकाश एक प्रकार की माध्यम है। लेकिन जब तक लेवल नीचे था ना, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां तक चला है, प्रकाश एक प्रकार के माध्यम। अब थोड़ा सा लेवल ऊपर आ गया है तो हम लोग प्रकाश को माध्यम न कह करके कहेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। न्यूटन ने एक सिद्धांत दिए, कौन सा सिद्धांत, प्रकाश के सरल रेखीय सिद्धांत। और अपने सिद्धांत में बताए कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है। 16वीं शताब्दी था, उस समय न्यूटन साहब ने एक प्रयोग किए, सिद्धांत दिए और उसी सिद्धांत में बताया कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। 16वीं शताब्दी के समय एक और वैज्ञानिक आ गए, हाइगेंस आए और इन्होंने न्यूटन के सिद्धांत को गलत कर दिया। ये बताया क्या कि प्रकाश एक प्रकार का प्रकाश सरल रेखा में गमन नहीं करती है, प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन करती है, मतलब तरंग के रूप में गमन करती है, इस तरह से गमन करती है। इस बात को हाइगेंस ने बताया। न्यूटन साहब बताए थे कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है और यह छोटे 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 कणों से मिलकर बना है। न्यूटन साहब बताए कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और वह कण एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है और इतना स्पीड गति से प्रकाश चलता है कि इसका कण दिखाई नहीं देता, सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो न्यूटन साहब सबसे पहले प्रकाश के बारे में बताया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और यह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया कि प्रकाश के सरल रेखीय सिद्धांत किसने दिया था, न्यूटन ने। या कहेगा कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत किसने दिया था कि प्रकाश कणों से मिलकर बना है। तो कणों से मिलकर बना है तो कणिका सिद्धांत तो न्यूटन ने दिया था। जबकि हाइगेंस ने बताए थे कि प्रकाश कणों से मिलकर नहीं बना हुआ है और यह सीधी रेखा में गमन नहीं करता, यह एक तरंग के रूप में गमन करता है। आगे चल कर के हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग भी है और प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा भी है। प्रकाश इसलिए सीधी रेखा में गमन करती है कि प्रकाश की कहीं छाया प्राप्त होती है, प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश की छाया बनती है कि नहीं? यदि प्रकाश कहीं से आए सीधी रेखा में और उसके बीच में प्रकाश आ रही है, हम हाथ रख दें यहाँ पे, तो इसको पार करके इधर प्रकाश नहीं जा पाएगी। जा पाएगी क्या? प्रकाश यदि इससे टकराएगी तो ऐसे ऊपर चली जाएगी या ऐसे नीचे चली जाएगी और फिर आगे बहुत दूर किसी पर्दे पर यदि उसे प्राप्त किया जाएगा तो यह प्रकाश ऊपर की ओर जाएगा, यह प्रकाश नीचे की ओर जाएगा और बीच में हो जाएगा शैडो, छाया बनेगा। बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? तो इस तरह से प्रयोग से न्यूटन साहब बताए कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो हाइगेंस कैसे बताए कि प्रकाश टेढ़ी रेखा में गमन करती है, तरंग के रूप में गमन करती है? इन्होंने भी एक प्रयोग किए। इनका प्रयोग क्या था? इनका प्रयोग था कि एक पत्ता ले लिए, एक क्या ले लिए, एक पेड़ का पत्ता ले लिए। इस पत्ते को क्या किए इन्होंने, इस पत्ते पर प्रकाश गुजारे और इसकी छाया जो प्राप्त किए
ये भी छाया प्राप्त किए, लेकिन इसकी जो छाया प्राप्त हुआ वह इस तरह से छाया प्राप्त हो गया, यह छाया प्राप्त हो। हाइगेंस अपने प्रयोग में पाए कि जो पत्ता था उसका किनारा टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन उसकी जो छाया हुई वह सीधा प्राप्त हुआ। यदि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती तो इसकी छाया में भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन यहाँ पर प्राप्त होता, लेकिन छाया में टेढ़ी मेढ़ी लाइन प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब प्रकाश इसके सतह से, मतलब किनारे से, पत्ते के किनारे से टेढ़ी मेढ़ी रूप में ही गमन करती है। यहीं से हाइगेंस को लगा कि प्रकाश ऐसे 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 गमन करती है, जिसके कारण उसकी छाया क्या प्राप्त हुआ, गोल प्राप्त हो गया। यदि सीधे जाती प्रकाश तो यहाँ से भी जाती, यहाँ से भी जाती, यहाँ से भी जाती, यहाँ से प्रकाश गुजरती, यहाँ से भी गुजरती, यहाँ से गुजरती, यहाँ से गुजरती, मतलब जहाँ गर्त है वो गर्त से शीर्ष से तहाँ शीर्ष से गुजरती, तो इसकी छाया भी यहाँ पर वैसे ही प्राप्त होता। लेकिन पत्ते की छाया गोल प्राप्त हुआ है। इसका मतलब है कि प्रकाश कैसे गमन करती है, तरंग के रूप में गमन करती है। 17वीं शताब्दी में ज़्यादातर लोग न्यूटन साहब को ही मान रहे हैं कि नहीं, प्रकाश एक प्रकार का कण है और कणों से मिला हुआ रूप है और हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। इनके सिद्धांत को बहुत कम आदमी मान रहा है कि नहीं, ये सब सही बात नहीं, ये गलत बात है। दोनों व्यक्ति चल बसे, न्यूटन साहब भी मर गए, हाइगेंस भी मर गए। 17वीं शताब्दी में थॉमस यंग एक वैज्ञानिक हुए। इन्होंने क्या किए कि यह तरंग वाले सिद्धांत को लेकर के व्याख्या करना शुरू किए और एक प्रयोग कर लिए। यहाँ से तरंग सिद्धांत को लेकर के प्रयोग किए और प्रयोग किए तो इन्हें क्या प्राप्त हुआ, इन्हें प्राप्त हुआ कि प्रकाश एक तरंग के रूप में इधर से भी आती है और इधर से भी आती है, और जब दोनों टकराती है तो कहीं उछाल होता है या कहीं डाउन होता है। इस घटना के कारण इन्होंने एक सिद्धांत दिए। वह सिद्धांत आया क्या चीज, व्यतिकरण का सिद्धांत। व्यतिकरण का सिद्धांत दिए थॉमस यंग। और इस सिद्धांत के से इन्होंने बताया थॉमस यंग कि नहीं, प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, कण नहीं। अब इधर के हाइगेंस की बात को मानने वाले लोगों की संख्या कम थी, न्यूटन के बात मानने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी। अब मजबूती इधर आ गया। अब इधर के लोग कह रहा है, न्यूटन के सिद्धांत को मानने वाले लोगों से पूछ रहा है, तो आप बताइए कि प्रकाश कैसे कण है। न्यूटन के सिद्धांत को लेकर के ढो रहे हैं, तब बताइए कि प्रकाश कण कैसे या सीधी रेखा में कैसे गमन करती है। यहाँ पर तो एक नहीं दो सिद्धांत आ गया। इसी व्यतिकरण सिद्धांत के कारण ही थॉमस यंग बताए कि साबुन का जो बुलबुला होता है वह रंगीन दिखाई देता है। साबुन के बुलबुला रंगीन दिखाई देता है व्यतिकरण के कारण ही, और यह तरंग के रूप में प्रकाश जब चलती है, इसी कारण ऐसा होता है कि उसमें रंगीन बुलबुला तैयार होता है साबुन का। अब इसके समर्थकों से पूछा गया कि आप यदि सहमत है कि कणिका सिद्धांत है, कण है, कणों से मिलकर बना है और सीधी रेखा में गमन करती है, तो इसका कारण बताइए। तो ये कहे कि ये अपवाद है, छोड़िए नहीं, सब अपवाद है, लेकिन प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगी या कणे है। इसके बातों को जवाब नहीं दे पाए तो अपवाद कर दिए। कहे कि अपवाद फिजिक्स में नहीं होता, अपवाद केमिस्ट्री में होता है। सभी धातु ठोस अवस्था में होती है, अपवाद में है पारा, द्रव अवस्था में होती है ना। तो जितना अपवाद है पकड़ ले है थॉमस यंग कि जितना अपवाद होता है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में नहीं। फिजिक्स में तो कहीं भी गौर करिए, जिस घटना पर वो फिजिक्स है, जितना भी घटना हो रहा है सबके सब फिजिक्स है। फिजिक्स में अपवाद नहीं होता है। बाद में इनका जो सिद्धांत था वह पूरा जीरो पर आउट होने लगा। फिर से एक और वैज्ञानिक इधर ही आ गए और उन्होंने बता दिए प्रकाश का ध्रुवीय सिद्धांत, प्रकाश का ध्रुवीय सिद्धांत बता दिए।
ध्रुवीय सिद्धांत में क्या बताया गया कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, लेकिन कैसा? अनुप्रस्थ तरंग है। इधर देखिए तरंग मजबूत होते जा रहा है, इसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, खाली झूठों के ढोने वाला, लेकिन समर्थन करने वाला कोई सिद्धांत नया खोज ही नहीं कर रहा है, कोई सिद्धांत ही नहीं बता रहा है। आ गया इधर से कि प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है, ध्रुवीय सिद्धांत से पता चल गया। बाद में जब पूरा मरने के तुल्य हो गया, समय बहुत बीत गया, 19वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक इधर भी समर्थन करने के लिए उभरे, उनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। हाँ, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने सिद्धांत दिए, इसी बातों को सिद्धांत दिए किस रूप में? डायरेक्ट सीधे नहीं कहे। देखे कि सीधे कहेंगे ना कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना कण है, सीधी रेखा में गमन करती है, तो फिर इस एकरा के पास क्या गो सिद्धांत है, फिर हमको लपेट लेगा। तो ये कहे कि प्रकाश फोटोन है। प्रकाश क्या है? प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन क्या है? तो एक बंडल है, पैकेट है, छोटे छोटे कणों का ना, छोटे छोटे कण नहीं है, छोटे छोटे कणों का एक पैकेट है, बंडल है। और वह बंडल ना बहुत तेज गति में, इतना तेज गति में गमन करती है कि हम लोग को वह बंडल दिखाई नहीं देता है, सीधे लगता है कि प्रकाश निकलते जा रही है, उसका पैकेट हमको दिखाई नहीं देता है। लेकिन रियल में प्रकाश एक प्रकार का पैकेट है, कणों का पैकेट है, छोटे छोटे कणों का एक बंडल है, जिसे कहा जाता है क्या? फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और आ गया कि प्रकाश के फोटोन सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया था? थॉमस। प्रकाश के तरंगीय सिद्धांत किसने दिया था? अब प्रकाश का कणकीय सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन साहब। चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तनका सानी खाली ऐसे ऑब्जेक्टिव रटने से ना पता चलेगा कि हाँ एक करी आंसर है, करी आंसर है। चैप्टर पढ़ोगा पूरा का पूरा डीपली क्लियर हो जाएगा। अब आइंस्टीन जब आए कब? 19वीं शताब्दी में, तो इन्होंने प्रकाश के फोटोन का सिद्धांत दिए और अंततः बाद में यह इतना मजबूत सिद्धांत रहा कि अभी वर्तमान समय में जो हमारा फिजिक्स है, जो आधुनिक फिजिक्स है, वह आइंस्टीन के सिद्धांत पर ही चल रहा है। लेकिन ये सिद्धांत खत्म नहीं हुआ, इसको भी मान लिया गया और इसे भी मान लिया गया। प्रकाश सिद्धांत जो आया अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। यह एक अक्ष होता है, सब लोग को पता है कि वाई अक्ष है और ये वाला एक्स अक्ष है। ये आ गया एक्स अक्ष, माइनस में वाई अक्ष, नीचे माइनस ऊपर प्लस। तो जब कोई भी पदार्थ हो या वस्तु हो, जब कोई गमन करने की स्थिति में रहता है और एक सीधी रेखा में जब इस तरह से कोई एक अक्ष पर गमन करे, तो उसे कहा जाएगा अनुप्रस्थ। एक अक्ष पर रहेगी, तो कोई एक अक्ष पर हो तो उसे अनुप्रस्थ कहा जाएगा, और जिसका अक्ष निश्चित नहीं हो उसे अनुदैर्ध्य कहा जाएगा। प्रकाश की हमेशा एक अक्ष होती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, जिसके लिए उसका एक अक्ष होती है। यहाँ से यदि लाइट को जलाया जाए तो वह वाई अक्ष से होते हुए नीचे तक जाएगी। इधर से जलाया जाए तो प्रकाश इस एक्स अक्ष से होते हुए आगे तक जाएगी। इधर से यदि टॉर्च को जलाएंगे तो यह नहीं होगा कि प्रकाश इधर जाएगी, नहीं होगा। यह नहीं होगा कि इधर से टॉर्च जला रहा है इधर की तरह, तब प्रकाश ऊपर जाएगी, यह नहीं होगा। प्रकाश एक ही अक्ष पर हमेशा रहेगी, इसीलिए इसे अनुप्रस्थ कहा गया। और जो अनेकों अक्ष पर चल जाता है उसे ध्वनि कहा जाता है। हम बोल रहे हैं, हाँ, साउंड हमारे मुंह से जो निकल रहा है वो हम आपके तरफ घूम करके बोल रहे हैं। क्या यह आवाज केवल एक्स अक्ष पर जा रहा है? क्या एक्स अक्ष भी जा रहा है, वाई अक्ष भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है, दाहिना बायां सब। ऐसा नहीं है कि आप सामने बैठे हुए तो सुन रहे हैं, हमारे पीछे कोई आदमी रहता तो नहीं सुनता, ज्यादा सुनाई देता है। आवाज सभी जगह जाता है ना, इसीलिए इसे कहा जाता है ध्वनि को अनुदैर्ध्य तरंग, और प्रकाश को अनुप्रस्थ। तो हम लोग अभी क्या देखे?
प्रकाशिकी में प्रकाश के कई एक सिद्धांत को देखें। कणिका सिद्धांत न्यूटन, कणिका सिद्धांत फोटॉन का सिद्धांत, व्यतिकरण का सिद्धांत, थॉमस यंग तरंग का सिद्धांत, हाइगेंस। कोई दिक्कत? अब हम लोग देखेंगे क्या प्रकाश में कुछ विशेष प्रकार की गुण होता है, उस गुण के बारे में देखेंगे। कौन कौन से गुण होता है प्रकाश में? प्रकाश में अब हम लोग को पढ़ना है, इससे संबंधित टॉपिक क्या? हाँ, प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश का विवर्तन। उसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। उसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश का व्यतिकरण। फिर पढ़ना है प्रकाश का ध्रुवन। उसके बाद पढ़ना है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ना परावर्तन तो है, परावर्तन है, अपवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण, ध्रुवन, और फिर पढ़ना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और पढ़ना है प्रकाश में क्या चीज? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के बारे में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है हम लोग को कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाएगा कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो सुनिए, प्रकाश चैप्टर में हम लोग इतना टॉपिक को पढ़ना है हम लोग को प्रकाश में। तो आज क्लास यहीं पे रोक देते हैं।